ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सिलेबस होता है, ठीक है, एसएपी फीको सिलेबस, इट स्टार्ट्स विथ एसएपी सिस्टम आर्किटेक्चर एंड एसएपी सिस्टम लॉगिन प्रोसेस। अभी ये जो एसएपी सिस्टम आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, ये मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताऊंगा। वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो हमको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैंक रिकन्सिलेशन, डेबिट क्रेडिट एंट्री, ये सारी चीज़ें समझती है बिकॉज वी आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। टेक्निकल चीज़ें हमको भी नहीं समझती, मुझे भी नहीं समझती, ठीक है, लेकिन ये एसएपी का आर्किटेक्चर कैसा काम करता है ये मैं आपको हाई लेवल पे बताऊंगा। इसका एक प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर करूंगा, तो आपको ये केवल आपके पास में जानकारी के लिए रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम लोग एसएपी इंस्टॉल करके देंगे। आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा एंड वो सिस्टम आपके पास में 24/7 अवेलेबल रहेगा। तो जब कभी भी आपको समय मिलता है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा जो मेन कोर्स स्टार्ट होता है वो होता है कंपनी कोड क्रिएशन से, ठीक है, कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन से। अब ये कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? अभी देखिए, अभी आप किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो एज अ अकाउंटेंट। ये हमारा एसएपी का सिस्टम है और ये एसएपी का, आप जब एसएपी आपके सिस्टम में लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करोगे ना, ये ऐसा आइकॉन जनरेट होगा, ठीक है। उसमें आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये कनेक्शन है, इसको इसमें डबल क्लिक करना है। ये कनेक्शन कैसा क्रिएट होता है मैं आपको गाइड करूँगा। इसमें इसमें डबल क्लिक करना है, आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आपको अपना यूज़र आईडी डालना है यहाँ पे और पासवर्ड डालना है, एंटर। तो देखिए ये जो एसएपी का स्क्रीन है ना, मतलब आप मान के चलिए आप एक अकाउंटेंट हो, किसी कंपनी में आपने ज्वाइन किया जहाँ पे ऑलरेडी एसएपी है। आप आपका सिस्टम चालू करते हो तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखेंगी, ठीक है। आपका जो एरिया है वो ये है, ये आपका जो मेनू है वो ये है अकाउंटिंग का। इसमें अगर इसको आप एक्सपांड करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरल लेडर का मॉड्यूल है, अकाउंट्स रिसीवेबल का मॉड्यूल है, अकाउंट्स पेबल है, बैंक है, फिक्स असेट्स है, ठीक है। ये सारे हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें अगर मान के चलिए आप ये अकाउंट्स रिसीवेबल का आप प्रोसेस करते हो, इसको अगर एक्सपांड करते हैं, ठीक है, और एक मान के चलिए कोई एंट्री पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये मेरा कस्टमर इनवॉइस का स्क्रीन है। यहाँ पे अभी देखो एक डनलप टायर्स लिमिटेड ये कंपनी दिख रही है। ये अभी हमको हमारे ट्रेनिंग में हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी यहाँ पे आई कैसे, उसके लिए क्या क्या हमने सेटिंग्स किया है। यहाँ पे कस्टमर का कोड आएगा, ठीक है, तो वो कोड हम लोग कैसा क्रिएट करते हैं। ये एंट्री पास करने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एसएपी सिस्टम के बैकएंड में। बैकएंड में मतलब क्या है कि ये आपका स्क्रीन है, ये बिजनेस यूज़र का स्क्रीन है, ठीक है। आपकी एंट्री पोस्ट होना चाहिए, उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्रीन में जाना पड़ता है और कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा ट्रेनिंग जो है वहाँ से शुरू होता है, क्रिएशन ऑफ कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी। उसके बाद रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस है, वो पेट्रोल का भी बिजनेस करता है, वो आपका टेलीकॉम का भी बिजनेस करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक का भी बिजनेस करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके किसी पर्टिकुलर बिजनेस को हम लोग कंपनी कोड कहते हैं। तो हमको एक 4 डिजिट का एक कोड क्रिएट करना पड़ता है पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए। जैसे मान लो रिलायंस पेट्रोलियम बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो पेट्रोलियम का एक कोड बनेगा। रिलायंस टेलीकॉम का बिजनेस करता है तो टेलीकॉम का अलग 4 डिजिट का कोड बनेगा। वो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये आपका एसएपी का लैंग्वेज है, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, इंडियन लैंग्वेज में, तो हम इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ जीएल्स होते हैं और उसके बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीएल का स्ट्रक्चर कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। उसके अलावा डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, हमारे फाइनेंस में 4 प्रकार के अकाउंट्स ग्रुप होते हैं। 2 आपके बैलेंस शीट के होते हैं, 2 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के होते हैं। बैलेंस शीट में आपका असेट और लायबिलिटी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। तो ये अकाउंट्स ग्रुप हम लोग एसएपी में कैसा क्रिएट करेंगे वो देखने वाले हैं। उसके अलावा मेंटेन फिस्कल ईयर। अब ये फिस्कल ईयर जो लैंग्वेज है ना, ये या तो इसको आप एसएपी का लैंग्वेज बोलो या तो इसको अमेरिकन लैंग्वेज बोलो, ठीक है। इसको इंडियन लैंग्वेज में हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है।
एसएपी जो सिस्टम है ना, उसका फाइनेंशियल ईयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जनवरी से दिसंबर का है। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, वो कब से शुरू होता है? वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, मतलब अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि हमारे जो पहले 9 महीने होते हैं, अप्रैल से लेकर तो दिसंबर तक, वो आएंगे हमारे 2022 में। लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च ये जाएंगे 2023 में। तो मेरे एसएपी सिस्टम को कैसा समझाना है कि भाई वो जो 3 महीने हैं ना, वो भी मेरे एक कंप्लीट ईयर से ही रिलेटेड है। तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग करना पड़ता है एसएपी में, जिसके कारण सिस्टम फिर समझता है कि वो 3 महीने भी एक कंप्लीट ईयर है आपका। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, ये यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन है। यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन आप इंडिया कंपनी के लिए करोगे, वही कॉन्फ़िगरेशन आप अमेरिकन कंपनी के लिए कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए कर सकते हो। ठीक है। हमारे ट्रेनिंग में कहीं पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग, कोडिंग वोडिंग नहीं करने वाले हैं। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो मैं आपको अभी एक सैम्पल भी कंपनी क्रिएट करके बताऊंगा। ठीक है। सो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद में ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो एक बार हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, तो फिर हम बहुत सारी इसमें टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल प्लस फंक्शनल। टेक्निकल मतलब सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने का, फंक्शनल मतलब सिस्टम में काम कैसा करना है, एंट्री कैसा पोस्ट करना। तो यहाँ पे जनरल लेजर का जो चैप्टर है, उसमें हम लोग जनरल लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, जनरल एंट्री पोस्ट कैसे करते हैं, सेल्स की एंट्री, परचेस की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, ये सब एंट्रीज कैसे होते हैं, ये हम लोग जनरल लेजर में देखने वाले। ये आपका फंक्शनल पार्ट हो गया, मतलब बिजनेस के लिए काम कैसा करना एज अ अकाउंटेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग अकाउंट्स पेबल की प्रोसेस देखेंगे। ये आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स की प्रोसेस होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? परचेस रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। जैसा आप अगर कोई चीज़ परचेस करते हो, तो आपकी क्या एंट्री पोस्ट होना चाहिए सिस्टम में? परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपका वेंडर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। फिर आप वेंडर को पेमेंट करोगे, वेंडर को पेमेंट करोगे तो क्या होना चाहिए? वेंडर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, और उसकी फिर रिपोर्ट्स देखेंगे। तो ये सारी जो प्रोसेसेस होती है, ये आपका अकाउंट्स पेबल में होती है। फिर अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस। अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस में हम लोग सेल्स का पार्ट देखेंगे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है। फिर आपका कस्टमर आपको पैसा देगा। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपकी क्या एंट्री पास होना चाहिए? कस्टमर अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। ठीक है। उसके बाद कस्टमर आपको पेमेंट करता है, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आप ये सन्ड्री डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस में देखते हैं। उसके बाद टैक्स प्रोसीजर। ठीक है। जब हम लोग कोई चीज़ खरीदी करते हैं, तो हमारा वेंडर जो है हमको टैक्स चार्ज करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स। जब हम लोग कोई अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर को बेचते हैं, तो हम लोग भी हमारे कस्टमर को टैक्स चार्ज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स। ठीक है। सो ये इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एसएपी सिस्टम में कैसा कैलकुलेट होता है, ये टैक्सेशन की प्रोसेस कैसी काम करती है एसएपी में, वो हम चीज़ें समझने वाले हैं। इसके अलावा जीएसटी की प्रोसेस भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अभी आते हैं हाउस बैंक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे जो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, वो बैंक के थ्रू होते हैं। तो इसमें आपका करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एसएपी में हम लोग कैसा मेंटेन करते हैं, वो हम लोग हाउस बैंक कॉन्फ़िगरेशन में सीखने वाले हैं। उसके बाद में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी बैंक रिकन्सिलेशन मतलब क्या होता है? कंपनी की बुक्स में बैंक का अकाउंट और बैंक की बुक्स में कंपनी का अकाउंट, अगर दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस है, तो टू आइडेंटिफाई दोज डिफरेंसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकन्सिलेशन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस एसएपी में कैसे काम करती है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसका ट्रांजिशन कोड है F110। तो ये प्रोग्राम बड़ा पावरफुल है। मान के चलिए आपके 1000 वेंडर है। ठीक है। आपके 1000 वेंडर है जिससे आप खरीदी करते हो, परचेस करते हो, और आज के तारीख में उस 1000 वेंडर्स में से मुझे केवल 300 वेंडर का पेमेंट करना है, और उस 300 वेंडर से भी आपने 10-10 इन्वाइसेस का परचेसेस किया है, बट आज के तारीख में मुझे केवल 3 इन्वाइस का पेमेंट करना है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है? आपके 1000 वेंडर्स में से वो 300 वेंडर को फिल्टर करता है। उस 300 वेंडर में भी उस 300 वेंडर में भी
वो क्या करता है, वो तीन तीन इन्वाइसेस देखता है जिसका पेमेंट आज करना है, और वो वन गो में सारे 300 वेंडर्स का पेमेंट सिस्टम से ही कर देता है। आपको सिंगल एंट्री पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको 300 अलग अलग एंट्री पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं हर वेंडर के लिए। एक ही ट्रांजेक्शन कोड से सिस्टम से ही 300 वेंडर्स का पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये हम लोग सीखेंगे हमारे ट्रेनिंग में। उसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स, ये जो है ना, ये अमेरिकन लैंग्वेज है विथहोल्डिंग टैक्स। हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम लोग इसको टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस का फंक्शनैलिटी एसएपी में कैसा काम करता है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन। फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि मान के चलिए हम लोग जो हमारे परचेसेस होते हैं वो फॉरेन कंट्री से भी होते हैं, अमेरिका से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन से होते हैं। हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स भी फॉरेन कंट्री को भेजते हैं। तो मान के चलिए आपने कोई एक प्रोडक्ट जो है वो अमेरिकन वेंडर से ख़रीदा है, ठीक है, $1,000 का, और उस दिन जो डॉलर का रेट है वो मान लीजिए इंडियन रुपी में 70 रुपये है। हमारी कंपनी इंडियन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे जो रिपोर्ट्स बनते हैं वो इंडियन रुपी में बनते हैं। तो जब हम लोग पोस्टिंग करने जाएंगे ना परचेस की, तो हम लोग क्या करते हैं, $1,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 रुपीज़ इक्वल टू 70,000 रुपीज़ की हम लोग परचेस एंट्री पोस्ट करते हैं सिस्टम में। अब जब मुझे वेंडर का पेमेंट करने जाना है, तो मान लीजिए उस दिन डॉलर का रेट आपका 75 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो वेंडर को तो $1,000 ही मिलना है, क्योंकि उसने इनवाइस आपको $1,000 का दिया है, उसको पेमेंट भी आपको $1,000 का ही देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, आपको वो $1,000 का पेमेंट देने के लिए आपको डॉलर पहले परचेस करना पड़ता है इंडियन रुपीज़ में, फिर आप उसका पेमेंट कर सकते हो। तो जब आप डॉलर परचेस करने जाओगे, तो आपके जेब से 75 रुपीज़ पर डॉलर खर्चा होगा। मतलब $1,000 के लिए कितना खर्चा होगा, 75,000 रुपीज़, ठीक है। परचेस के समय आपने क्या एंट्री पास किया, 70,000 रुपीज़ की। अभी आप जब उसका पेमेंट करने जा रहे हो, तब आपके जेब से कितना खर्चा आ रहा है, 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 5,000 का जो डिफरेंसेस है ना, दैट इज कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज लॉस। बहुत सारी बार क्या होता है कि आपने मटेरियल जब परचेस किया था तब डॉलर का रेट 70 रुपीज़ था, लेकिन जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तब डॉलर का रेट कम हो गया, मतलब 65 रुपीज़ हो गया। तो उस केस में आपके जेब से 65,000 रुपीज़ ही खर्च होंगे। तो उस केस में आपको फ़ायदा होगा 5,000 रुपये का, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो ये फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन की प्रोसेस एसएपी में कैसे काम करती है वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी प्रोसेसेस मैं आपको बता रहा हूँ, सबके हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है विथ स्क्रीनशॉट। तो आपको मैनुअल कोई भी नोट पैड वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो मैं आपको प्रोसेसेस बता रहा हूँ, ये सारे कॉर्पोरेट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिक्स असेट अकाउंटिंग। फिक्स असेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने 12वीं से ही सीखा है कि हम लोग बिजनेस के लिए असेट परचेस करते हैं। तो असेट क्या हो सकती है आपकी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, ये जो चीज़ें होती है ये आपके फिक्स असेट्स होती है, ठीक है। और फिर इसकी लाइफ डिसाइड होती है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके हिसाब से हम लोग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन के भी दो प्रकार होते हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये फिक्स एसेट की जो प्रोसेस है ये एसएपी में कैसा काम करती है ये हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम लोग कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग और इंटरनल ऑर्डर अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं FIMM इंटीग्रेशन और FISD इंटीग्रेशन। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों ने MM मॉड्यूल और SD मॉड्यूल का नाम सुना है? संकेत, सुना है? ठीक है, ठीक है। तो सी, शुरू में जब SAP आया था ना, तो SAP हैज़ इंट्रोड्यूस 4 मॉडल्स मेन, बाकी तो बहुत सारे आए हैं अभी, लेकिन शुरू शुरू में यही थे। तो एक है आपका MM स्टैंड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। दूसरा है आपका PP स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग।
तीसरा है आपका एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा है आपका फीको, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। ये एबैप, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये जो है ना ये टेक्निकल मॉड्यूल है, इसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग का काम होता है। ठीक है, इसको हमको इससे अभी फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। देखो, हर मॉड्यूल का एक अलग कंसल्टेंट होता है। एमएम का अलग कंसल्टेंट होता है, पीपी का अलग कंसल्टेंट होता है, एसडी का अलग होता है, और फीको के लिए हम लोग हैं। ठीक है, एमएम का क्या काम है? एमएम का काम है फैक्ट्री में मटेरियल इन्वर्ट करना है। ठीक है, एमएम का काम है फैक्ट्री में मटेरियल इन्वर्ट करना है। मटेरियल इन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करता है, वो मटेरियल जो है वो पीपी को देता है। पीपी का काम क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के बाद में वो फिनिश प्रोडक्ट को बनाता है। फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद में वो सेल्स वाले को देता है। अब सेल्स वाले का काम क्या है? इसको बेचने का काम। तो वो क्या करता है? इन्वेंट्री बाहर निकालता है और सेल करता है। अभी जब एमएम वाले ने मटेरियल इन्वर्ट किया तो हमारा मटेरियल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, वेंडर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फीको कंसल्टेंट का होता है। तो ये जब भी एमएम वाला कोई एक्टिविटी करेगा तो उसकी एंट्री फीको में ऑटोमेटिकली आना चाहिए, अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होना चाहिए। उसके लिए हमको एमएम में कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है, जिसके कारण इसने इन्वर्ट का एंट्री किया, ऑटोमेटिकली एंट्री आपकी फाइनेंस में पोस्ट हो जाती है। ठीक है, एमएम के बंदे को फाइनेंस से कुछ भी लेना देना होता नहीं है। अगर आपकी एंट्री पोस्ट होती है तो ठीक है, नहीं पोस्ट होती है तो ठीक है, इसका काम है मटेरियल इन्वर्ट करना। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीको पर्सन की होती है कि एमएम वाले बंदे ने जब भी कोई एंट्री उसके मॉडल में किया, ठीक है, इन्वेंट्री रिलेटेड, तो उसकी अकाउंटिंग हमारे फाइनेंस में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर FIMM इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको MM मॉडल जो है उसका हाई लेवल ओवरव्यू भी मिलेगा कि MM मॉडल काम कैसा करता है। उसके बाद SD पार्ट। ठीक है, अभी क्या हो गया? प्रोडक्शन प्लानिंग वाले ने मैन्युफैक्चरिंग किया और फिनिश प्रोडक्ट बनाया। फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद ने उसको SD को दे दिया उसने। एसडी का काम है बेचने का। ठीक है, उसने इन्वेंट्री बेच दिया। अभी इन्वेंट्री बेचने के बाद में आपका इन्वेंट्री आउट होना चाहिए, इन्वेंट्री क्रेडिट होना चाहिए, कस्टमर डेबिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है। अगेन, सेल्स एसडी मॉडल वाले को कोई फर्क, मतलब वो ही इज नॉट बॉदर अबाउट वेदर द अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड और नॉट। अकाउंटिंग एंट्री पोस्टिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा होता है। ठीक है, तो हम लोग को SD मॉड्यूल में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड FISD इंटीग्रेशन। इसमें आपको SD मॉड्यूल भी कैसा काम करता है उसका हाई लेवल ओवरव्यू मिलने वाला है। उसके अलावा फाइनेंस में बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, वो हम लोग देखने वाले हैं। हमारे SAP में हमारा जो डाटा कौन से डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है, SAP में डेटाबेस को टेबल्स कहते हैं। तो हमारा फाइनेंस का डाटा जो है वो कौन से टेबल्स में जाके बैठा है वो एज अ फीको कंसल्टेंट हमको पता रहना चाहिए। उसके अलावा ओवरव्यू टू SAP सिक्योरिटी। अभी देखो, SAP सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, ये अलग, ये सिक्योरिटी का एक अलग ही मॉड्यूल होता है, बेसिस और सिक्योरिटी का अलग मॉड्यूल होता है। बट एज अ फीको कंसल्टेंट हमको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि ये काम कैसा करता है। अभी ये होता क्या है, मान लीजिए आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उस फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आपके दो सब फंक्शंस है। एक आपका अकाउंट रिसीवेबल है और एक अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट रिसीवेबल में आपकी सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी होती है और अकाउंट्स पेएबल में परचेस रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो हम लोग सिस्टम में ये कंट्रोल ला सकते हैं कि परचेस वाला केवल परचेस की एक्टिविटी करेगा। अगर वो चाहता है कि वो सेल्स की एक्टिविटी करे तो सिस्टम में हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं ताकि वो चाहकर भी सेल्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। सिमिलर कंट्रोल्स हम लोग सेल्स साइड में भी ला सकते हैं कि सेल्स वाला बंदा केवल सेल्स की ही एंट्री करेगा। अगर वो चाहता है कि परचेस की एंट्री करे तो सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, एक सैम्पल कंपनी क्रिएट करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि SAP में कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इसमें हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं करने वाले। इसका मास्टर ट्रांजिशन कोड है SPRO। ठीक है, चलो शैल शो यू वन डॉक्यूमेंट, कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जैसा जैसा मेरा कोर्स आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करते जाऊंगा। ठीक है, जैसा अगर मान लो मैं आपको कंपनी कोड पढ़ा रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूंगा। मैं आपको अकाउंट्स पेबल पढ़ा रहा हूँ तो वो अकाउंट्स पेबल का डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये बहुत सारा थ्योरी पार्ट भी है इसमें। जैसा आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं ये चीज़ें आपके कवर कर दूंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जब आप क्लास ज्वाइन करोगे
तो मैं आपके डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। अभी हमको एक कंपनी बनाना है, उसके लिए हमको अगर इसमें देखो अभी क्या होता है, कंपनी मतलब रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, और रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस करती है, पेट्रोल का भी बिजनेस करती है, टेलीकॉम का भी बिजनेस करती है और डिजिटल का भी बिजनेस करती है। तो हम लोग एक ग्रुप ऑफ कंपनी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें कंपनी कोड बनता है, तो वो हम लोग रियल जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो ये स्टेप बाद में करेंगे। अभी केवल स्टेप नंबर 1 क्रिएट करके बताता हूँ, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि एसएपी में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ना एक पाथ दिया हुआ है, ये पाथ को फॉलो करके हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, मैं जब भी एसएपी पढ़ाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये हाफ स्क्रीन में वर्ड डॉक्यूमेंट रखता हूँ राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मैं एसएपी का स्क्रीन रखता हूँ। तो उससे ना आपको ये आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जो लिखा है सेम प्रोसेस हम लोग एसएपी में फॉलो करके कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखो ये मेरा स्क्रीन है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में मैं स्क्रीन में आता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजिशन कोड है एसपीआरओ। ये जो फील्ड है ना ये है आपकी कमांड फील्ड। अगर आप यहाँ पे एसपीआरओ कमांड टाइप करते हो, ओके, एसपीआरओ क्या होता है ये सब चीज़ें डिटेल में होने वाली है आपकी। अभी आपको केवल मैं एक सैम्पल कंपनी क्रिएट करके बता रहा हूँ। एसपीआरओ यहाँ पे टाइप करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है IMG, ओके, इसमें लिखा हुआ है IMG, यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लिक ऑन SAP रेफरेंस IMG। ये देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मेनू आपको कहीं दिख रहा है क्या, ये दिखेगा आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मेनू। इसके साइड में देखो एक एरो है, एरो है इसका मतलब इसके अंदर कुछ सब मेनूज भी है। इसको क्लिक करो तो आपके मेनूज खुल जाएंगे। तो इसमें डेफिनेशन, असाइनमेंट और कंसिस्टेंसी चेक, ये 3 मेनू हैं। हमको कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद में डेफिनेशन वाले मेनू में जाना है। सो विल गो टू डेफिनेशन मेनू। डेफिनेशन वाले मेनू के बाद हमको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हमको जाना है डिफाइन कंपनी। ये देखो डिफाइन कंपनी, यहाँ पे अभी आपको 2 आइकॉन दिख रही है। ये पहला आइकॉन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, मतलब इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो डिफाइन कंपनी का पर्पस क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाजू वाला आइकॉन जो है वो एक्टिविटी का आइकॉन है, उस पर क्लिक करो तो आपको सिस्टम जो है वो यहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे, ओके, इस स्क्रीन पे चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर। इसमें आपको क्लिक न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी देखो 567 कंपनीज आर देयर, ये मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप आ जाते हो इधर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का, यानी मतलब आप एक से लेकर तो 6 डिजिट, मैक्सिमम 6 डिजिट तक का एक आपको आपकी ग्रुप कंपनी के लिए कोड बनाना पड़ता है। अच्छा, ये फ्री टेक्स्ट है। फ्री टेक्स्ट का मतलब क्या है, आप इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो, आप इसमें अल्फ़ाबेट वैल्यू भी डाल सकते हो, आप इसमें अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो, और आप इसमें इस टाइप से मतलब न्यूमेरिक अल्फ़ा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो भी वैल्यू डालोगे, मतलब जो भी आप कोड डालोगे, वो ऐसा कोड डालना कि वो पढ़ने के बाद में समझ में आए कि भाई ये मेरा कंपनी है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सैम्पल कंपनी कर रहे हैं, तो इसमें मैं SMP01 मतलब ये सैम्पल कंपनी। ठीक है, अब इसका नाम देता हूँ मैं, कंपनी का नाम, ये मेरी सैम्पल ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके नीचे भी मैं दे दूंगा सैम्पल ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, मेरी ये जो कंपनी है वो खराड़ी की है, ये मैं यहाँ पे मैं मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालता हूँ। तो मेरी खराड़ी की कंपनी है तो मैंने खराड़ी का एड्रेस डालूंगा, वहाँ का पोस्टल कोड डालूंगा और सिटी डाल दूंगा पुणे। बट आपका कंट्री, लैंग्वेज और करेंसी ये सिस्टम में इनबिल्ड होता है, तो वो आपको सिस्टम में सर्च करके लाना पड़ता है। तो ये देखो इसमें अगर क्लिक करते हो ना, यह एक छोटा सा आइकॉन है, इसमें क्लिक करो तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 237 कंट्रीज आर देयर। तो आपका कंट्री सर्च करो, आपका कंट्री है इंडिया, इंडिया का कोड है IN, तो IN में चलो, ये देखो इंडिया। आप डायरेक्ट IN डाल देंगे तो भी चलेगा, सर्च करके लाएंगे तो भी चलेगा। लैंग्वेज की इस पर अगेन ये फील्ड पे क्लिक करो, तो ये देखो आपका ये आइकॉन है, सर्च वाला आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करो। इसमें आपको 42 टाइप्स के लैंग्वेजेस है, हिंदी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज। हम लोग जो हमारा कोर्स करने वाले हैं वो इंग्लिश में करने वाले हैं, उसका कोड जो है वो EN है। डबल क्लिक करो, उसके बाद में करेंसीज, करेंसीज भी आपकी करीब 219 प्रकार की करेंसी है, 219, ओके।
टाइप्स की करेंसीज है। हमारी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीस है, वो मिलेंगी हमको आई में। वेयर इज आई? ये देखो, इंडियन रुपीस। आप अगर मैन्युअली INR भी डाल देंगे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन, और इसको जस्ट सेव कर दो, और इसको सेव कर दो। तो आप देखेंगे आपका डेटा हो गया है सेव। Sample01, ये आपकी कंपनी का नाम है, सैम्पल ग्रुप ऑफ कंपनी। आप देखेंगे ये आपकी कंपनी सिस्टम में क्रिएट हो गई। आपका 567 कंपनी पहले था, अभी एक कंपनी हमारी ऐड हो गई 568। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा कोर्स इसी टाइप से चलता है। ठीक है, तो ये सिंपल है। हमने कहीं भी, आपने देखा होगा, कहीं पे भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग वोडिंग हमने नहीं किया है। ठीक है, सिलेबस में पीछे आते हैं। इसमें हाँ, एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो गया, मेरे पास में बहुत सारा क्वेश्चन बैंक्स है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। उसके अलावा हमारे कंपनी में बहुत सारे कंपनी के कॉल्स आते हैं, उनको रिक्वायरमेंट आती है फ्रेशर्स की, एक्सपीरियंस की, तो हम उसके लिए आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस देते हैं। आपको रिज्यूम कैसा प्रिपरेशन करना है उसका काउंसलिंग होता है, और उसके हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद में आपके दो प्रोफाइल ओपन होते हैं। एक आपका फाइनेंस बिजनेस यूज़र, उसको एंड यूज़र भी कहते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या काम करोगे? बिजनेस एक्टिविटी, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग, कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग, आपका पेमेंट रिपोर्टिंग, कंसोलिडेशन, ट्रेजरी, फिक्स असेट, जो भी आपका एरिया होगा उस एरिया में आप काम करेंगे। दूसरा प्रोफाइल है आपका फीको कंसल्टेंट, ये आईटी प्रोफाइल है। आईटी प्रोफाइल में आप सिस्टम डिज़ाइन, कॉन्फ़िगरेशन, जैसा हमने अभी किया, एक कंपनी क्रिएट किया, सैम्पल कंपनी। उसके बाद में पोस्ट गो लाइव सपोर्ट। पोस्ट गो लाइव सपोर्ट मतलब वो कंपनी में ऑलरेडी आपने एसएपी इम्प्लीमेंट करके दे दिया है, बट उनका एसएपी बराबर चलना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट गो लाइव सपोर्ट। ठीक है, इसमें अभी हम लोग ओके, फैकल्टी का इंट्रोडक्शन हो गया, स्टूडेंट इंट्रोडक्शन हो गया, सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए ना, जितने भी प्रोसेसेस, सारे के डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी देता हूँ। ये सारे रिकॉर्डिंग्स है, हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स है, इसमें आपको मैं शेयर करता हूँ। उसके अलावा ये हो गया आपका, हाँ, सिस्टम देख लिया हमने हमारा। अच्छा, हमारा जो कोर्स चलता है वो 2 से ढाई महीने का चलता है, करीब 45 से 50 घंटों का। ठीक है, सो इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा पढ़ाता हूँ। 24 घंटे में से 1 घंटा मैं आपका लेता हूँ, आपके पास में 23 घंटे रहते हैं। तो आपको जब कभी भी समय मिलता है, आपके पास का जो सिस्टम, आपको सिस्टम जो रहेगा आपका 24/7 वो अवेलेबल रहेगा। तो जब कभी भी आपको समय मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपको समय मिलता है, मैंने आज जो पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस करना है आपको। घर में करो, क्लास में करो, जहाँ पे भी आके करना है। और आपको प्रैक्टिस के समय अगर कुछ इश्यू आते हैं, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसका फ़ोटो लेके डाल दो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको उसको गाइड करूँगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। अगर मान लीजिए मैं उस दिन आपको गाइड नहीं कर पाया, तो दूसरे दिन सुबह हम लोग जब मिलते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम देखा जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। ठीक है, वो प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद ही हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग चलते हैं। फीस की बात करते हैं, तो आप जो फीस है वो 22,000 है। इसमें आपको 50% फीस जो है वो सिस्टम एक्सेस मिलने के बाद आपको पे करना है, मतलब एट द टाइम ऑफ सिस्टम एक्सेस। दूसरा 50% जो पे करना है वो 50% कोर्स होने के बाद में। ठीक है, ये हो गया फीस स्ट्रक्चर। ओके, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो।